नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द थर्ड सेशन विच वी आर कंटिन्यूइंग स्टिल, क्योंकि हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो हम ये समझ चुके हैं कि किस तरह इकोनॉमी और इकोलॉजी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. हम ये भी समझ चुके हैं कि कोविड-19 का जो इशू आया है ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आने वाला है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आने वाला है. और इसकी वजह से हमारी अपनी जो सिचुएशन है, हमारी अपनी जेब की जो सिचुएशन है वो बहुत प्रॉब्लम में आने वाली है. कई लोगों को खाने पीने के लाले पड़ने वाले हैं और कई लोगों को जो अपनी उनकी जो उनकी जो अलमारियों में और तिजोरियों में लक्ष्मी जी विराजमान थी वो काफ़ी कुछ उनको छोड़ के जाने वाली हैं. कुछ लोगों की तिजोरियाँ तो और बढ़ जाएंगी, दैट इज़ नो डाउट, लेकिन कई लोगों की और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास के नीचे वाले लोगों की जो है हालत बहुत पतली होने वाली है. तो इसके लिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा होता क्या है, व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ दिस मॉनेटरी सिस्टम, व्हाट इज़ दिस इकोनॉमिक सिस्टम. क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर पाएंगे आने वाले वक्तों में. आने वाले क्या, वो तो तकरीबन आ ही गए हैं. तो ये कैसे हुआ, ये पैसा इतना अहम कैसे हो गया. देखो, अलग अलग पावर्स जो हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं अपनी अहमियत में. अब सोसाइटी में की नज़रों में अलग अलग पावर्स की अहमियत घटती बढ़ती रहती है. रिमेंबर, पावर सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं होती, बहुत तरह की होती हैं. हम ये कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक पावर की, और वो भी आपकी अपनी इकोनॉमिक पावर की. लेकिन उसके लिए हमको इकोनॉमी का बेस जो कि करेंसी या मनी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि मनी जो है दैट इज़ समथिंग जिसके इक्वलेंस में कि आप हर चीज़ को गेज करते हैं, रेट करते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं. तो आप ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मनी को आपने इंसानी मेहनत का नेमुल बदल बना लिया है, यानी दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन लेबर. तो जिस चीज़ पर में जितना ह्यूमन लेबर गया होगा, उस पर जितना किसी ह्यूमन या सेट ऑफ ह्यूमंस का क्लेम होगा, उस हिसाब से उसकी प्राइस तय की जाती है. तो ये पैसा कैसे बना? जब जिस भी वक्त में भी पैसे का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, लोगों ने अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया एज इक्विवेलेंस. सो लुक एट इट दिस वे कि किसी आदमी को जूते चाहिए अपने पैर ढकने के लिए, या कपड़ा चाहिए, या उसको अनाज चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ बकरियां हैं क्योंकि वो बकरी चराता है. तो वो जाएगा किसी जूता बनाने वाले के पास और कहेगा एक जूता मुझे दे दो. वो बोलेगा उसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो बोलेगा भैया मेरे पास तो 10 बकरियां हैं, चाहो तो एक बकरी में तुम्हें दे दूं. लेकिन वो कहेगा भाई बकरी का मैं क्या करूंगा, हाँ अगर उसकी खाल दोगे तो उससे मैं जूते बना लूंगा. लेकिन अब जिसकी बकरियां हैं वो ये तो नहीं कर सकता कि बकरी की खाल या कुछ खाल उतार के उसको दे दे कि उससे वो उसको जूते बना दे और उसका मेहनताना भी मिल जाए और बाकी बकरी को यूज़ करता रहे. सो या दैट इज़ नॉट फीजिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दे हैड टू कम टू समथिंग जो कि गो बिटवीन होगा. सो धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें होती रहीं. एवेंचुअली प्रेशियस मेटल्स जो हैं वो गो बिटवीन हो गए, यानी सोना और चांदी. तो आज भी लोग ये समझते हैं कि ये नोट जो हमारे हाथ में होता है, इतने डॉलर का या इतने रुपए का नोट जो हमारे हाथ में होता है, दैट इज़ इक्विवेलेंट, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है, रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे 10 रुपीज़. लेकिन वो 10 रुपीज़ का तो वो नोट ही है,
तो हाउ विल यू पे 10 रुपीज़? लोग समझते हैं कि वो दैट इज़ पेएबल इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर। वो एक ज़माने में होता था, जैसे पाउंड स्टर्लिंग है, यूके की जो करेंसी है दैट इज़ कॉल्ड पाउंड स्टर्लिंग। तो एक वक्त में 1 पाउंड स्टर्लिंग का मतलब ये था कि स्टर्लिंग सिल्वर का 1 पाउंड का वज़न, यानी 450 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर वज़न, उतना सिल्वर। लेकिन क्या आज आप 1 पाउंड में उतना सिल्वर खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? उसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जब प्रेशियस मेटल्स जो है वो करेंसी बन गए, जब वो मनी बन गए, जब वो ह्यूमन लेबर का नैमुल बदल बन गए, जब वो ह्यूमन लेबर का रिप्रेजेंटेशन बन गए, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि सबके पास अपने अपने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या इनगॉट्स या और अलग अलग तरह के उनके पास पीसेस रहने लगे। अब वो पीसेस किसी पॉइंट पर स्टैंडर्डाइज हो गए। अब वो स्टैंडर्डाइज्ड मेटल, यानी सिक्के मेटल के, प्योर मेटल के सिक्के आपके पास रहते थे। अब क्या होता था कि उनको चुराना बहुत आसान होता था, उनको लूटना बहुत आसान होता था। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे में जिस आदमी के पास बड़ी तिजोरी होती थी उसके पास रखवा देते थे। वो किसके पास होती थी? वो उस गांव के जौहरी के पास होती थी, उस गांव के सर्राफ बजाज के पास होती थी, गोल्डस्मिथ के पास होती थी, सुनार के पास होती थी, क्योंकि उसे तो वही सामान रखना है तो उसे वो संभाल के रखता था। आपके पास 4 सिक्के हैं, 4 सिक्कों के लिए आप कहाँ तिजोरी खरीदिएगा? एक तिजोरी ही 4 सिक्कों से ज़्यादा की आएगी। तो आप क्या करेंगे? आप उसके पास वो रखवा देंगे और उससे एक रसीद ले लेंगे। दैट वॉज द नोट, दैट वॉज द रिसीप्ट, जिसने कहा कि ये एक सिक्के, पहले तो भाई उसने इकट्ठा 4 सिक्कों की एक रिसिप्ट दे दी। फिर आपको लगा कि यार मैं अलग अलग एक एक सिक्के की रिसिप्ट ले लूं, क्योंकि कल को जब मैं बकरी वाला जाऊंगा जूता काटने वाले के पास, तो वो तो एक सिक्के में देगा मुझे एक जूता, तो मैं इससे अलग अलग सिक्कों की रसीद ले लूं और मैं वो रसीद डायरेक्ट उस जूते काटने वाले को दे दूंगा। और जूते काटने वाला जब उसको किसी और की चीज़ की, मसलन अनाज की ज़रूरत होगी, तो वो रिसिप्ट उसको दे देगा। तो इस तरह जो है ये रिसिप्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगी। सिक्का जो था वो सुनार साहब की तिजोरी में सेफ रखा रहा। फिर इसी तरह धीरे धीरे ये इंटरसिटी हो गया, क्योंकि अक्सर ये होता था कि एक सुनार जब सक्सेसफुल हो गया तो उसके बच्चे हुए। अब उसका बड़ा बेटा तो उसी शहर में, वहीं पे उसी बिजनेस पे काबिज हो गया। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के बेटों को उसने कहा भैया वो आसपास के जो शहर है वहाँ जाके अपनी दुकान लगा लो। तो उन्होंने वहाँ दुकानें लगा ली। अब क्या हुआ, क्योंकि वो भाई थे, तो अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो आप एक भाई के हाथ की लिखी हुई रसीद ले जाके दूसरे भाई को दे सकते थे और वहाँ से आप सिक्के ले सकते थे, या वहाँ से उसकी रसीद ले सकते थे और वहाँ पे काम कर सकते थे। या फिर जब ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो गया तो आप वही रसीद वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें कुछ तो फ़ायदे हुए, क्योंकि अब आपको लूटना आसान नहीं था, क्योंकि रसीदें तो आप कहीं भी छुपा के ले जा सकते थे। सोने के सिक्के इतने सारे वजनी होते हैं, छुपा के ले जाना ज़रा मुश्किल होता है। आप बजाय इसके कि एक एक सिक्के की अलग अलग रसीद बनाते, आप 1 लाख सिक्कों की इकट्ठा रसीद बनवा सकते हो। वो सिर्फ एक पेपर है, उसको आप कहीं भी किसी भी चीज़ में छुपा के ले जाइए और लूटने वाले को पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे लूटूं, कहाँ लूटूं। वो जानता तो है नहीं कि आप इतने अमीर हो, आपके पास इतने पैसे हैं। आप फटीचर कपड़े पहन के चले जाओगे, वो समझेगा ये फटीचर आदमी है। और आपने अपने क्या नाम से सत्तू के या भुने चने के थैले के अंदर नीचे रख दिया है आपने डबल कवर के अंदर उस रसीद को, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर ये मौजूद है। लेकिन फिर क्या हुआ कि गोल्डस्मिथ्स ने उसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। जब उन्हें दिखा कि यार हमारे पास तो इतने सिक्के पड़े हुए हैं, जब उनके पास, क्योंकि अब लोग लोन भी लेने लगे, उन्हें मालूम है
कि भाई इसके पास पैसे हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं टेम्परेरीली इससे लोन ले लूँ। तो उसके पास वो गए कि भैया मुझे लोन दे दो। अब पता चला कि गोल्डस्मिथ के पास अपने सिक्के 10 थे और दूसरे लोगों के सिक्के 5 थे। उसके पास 12 लोग आ गए एक एक सिक्के का लोन मांगने के लिए। और मज़े की बात है कि जो लोन लेंगे वो भी पर्ची पर ही लेंगे, वो लोग सिक्कों पे तो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर सिक्का लिया भी तो फिर उसी के पास डिपॉजिट करा देंगे और वो पर्ची लेके कहीं जाएंगे। तो लोगों ने क्या किया कि इन गोल्डस्मिथ्स ने कि इन्होंने कहा मेरे 10 सिक्के की तो मैं रसीद बना ही दूं, मैं 2 सिक्कों की और बना दूं रसीद। क्यों बना दूं? क्योंकि मेरी इन लोगों के साथ डील ये है कि जब ये मुझे एक सिक्का वापस करने आएंगे 1 साल बाद, तो 1 सिक्के के बदले ये मुझे 2 सिक्के देंगे, पैसा कमा के कहीं से लेके आएंगे, इंटरेस्ट वसूल करूंगा मैं उसके ऊपर। तो उन्होंने ये कहा और ऐसा इसके चलते हुए क्या होने लगा कि लोग गोल्डस्मिथ्स उनके पास जितना सोना था उससे ज़्यादा की रसीदें इशू करने लगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा रसीदें वो इशू करेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट में उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो ये सिस्टम बढ़ता गया। फिर उन्होंने बैंक बना लिए क्योंकि उनके पास बहुत पैसा आ गया था। जब लोगों को पता चलता कि इसके पास सोना इतना नहीं है तो सब उसके सर पे जाके खड़े हो जाते। वो क्या करता कि वो अपने भाइयों से पैसे मांगता, किसी तरह मांगता और किसी तरह उनको पे ऑफ करता। लेकिन लोगों ने देखा कि भाई ये हमारे ऊपर पर्सनल लायबिलिटी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बैंक बना लिए, क्योंकि फिर उसके बाद उनकी पर्सनल लायबिलिटी ख़त्म हो गई, फिर वो एक इंस्टीट्यूशनल लायबिलिटी आ गई। अच्छा, फिर बैंक्स पे भी ये होने लगा कि लोगों को मालूम हुआ कि ये लोग एक्स्ट्रा रसीदें दे रहे हैं, तो हर कभी लोग आ जाते थे मांगने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैंकों की एक एसोसिएशन बना ली, एक रिजर्व बैंक बना लिया, बैंकों का एक बैंक बना लिया, जो जब किसी के पास पैसा कम होता था तो उसको वो पैसा दे देते थे, सोना दे देते थे। और धीरे धीरे करके ये बैंक्स, ये रिजर्व बैंक्स का सिस्टम और ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, यानी ये कि अब आपके पास ये ज़रूरी नहीं था कि आपके पास जितना आया है माल उतना ही बेचो। देखो, फ़नी चीज़ ये है कि आज की तारीख में आप कसाई से गोश्त लेने जाओ तो उसके पास जितना गोश्त होता है उतना ही बेच सकता है। मोची से जूता खरीदने जाओ या फुटवेयर की दुकान पे जूता खरीदने जाओ तो उतने ही जूते बेच सकता है जितने उसके पास हैं। किसान उतना ही अनाज बेच सकता है जितना उसके पास है। लेकिन बैंक्स जो हैं उससे कहीं ज़्यादा लोन आपको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इंडिया में आई थिंक 5% फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास, बैंक के पास 5 सोने के सिक्के हैं तो वो हैप्पीली 100 सोने के सिक्कों तक का लोन, ऑब्वियसली एवरीथिंग जस्ट इन स्लिप्स, सारी की सारी चीज़ें स्लिप्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर, रसीदों के ऊपर, पर्चों के ऊपर दे दी जाएंगी, लेकिन 5 के अगेंस्ट में 100 दे दी जाएंगी। ये एस्टैब्लिश हो गया है, ये एक्सेप्टेबल हो गया है। और इसी तरह हमारा सिस्टम चलता है, क्योंकि आपको जब पैसे वापस करने होंगे तो आपको विद इंटरेस्ट वापस करने होंगे। वो कहाँ से क्रिएट होगा पैसा? वो क्रिएट होता है इसी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के थ्रू। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये कि क्या आज भी वो 5% गोल्ड मौजूद है कि नहीं? सैडली नो। उसकी हिस्ट्री क्या है? उसकी हिस्ट्री ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब यूरोप की सारी बड़ी बड़ी पावर्स जिनके पास ढेर सारा सोना था वो एक दूसरे से लड़ने लगी, तो उन्होंने वेपन्स खरीदने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए उन्होंने अपना सोना जो है यूएस के पास रखवाया, क्योंकि यूएस ने वेरी स्मार्टली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में
दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में यूएस ना बहुत देर में शामिल हुआ, जब तक वो सिर्फ यूरोपियन पावर्स को वेपन्स बेचते रहे। तो यूरोपियन पावर्स का ज़्यादातर सोना जो है वो आ गया यूएस के पास, और यूरोपियन पावर्स क्योंकि उनको तनख्वाहें देनी थी, और वो काहे में देनी थी, पर्चों में देनी थी, रिसीप्ट्स में देनी थी, नोट्स में देनी थी। तो इन सारे कंट्रीज़ ने धड़ाधड़ इवन 5% फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग नहीं रखी, उन्होंने उससे भी ज़्यादा नोट छाप दिए और दे दिए। तो वो 5% से घटते घटते 1% और उसके भी नीचे हो गया। तो जब वॉर ख़त्म हुई तो अब जब वो ये पर्चे लेकर वापस गए यूएस के पास कि भाई आप लोग हमारा गोल्ड दे दो, तो यूएस ने कहा कि भाई आप लोगों के पास गोल्ड तो यानी इन पर्चों की तो कोई वैल्यू है नहीं, हम ये लेके तो आपको गोल्ड देंगे नहीं। तो फिर मामला ज़रा उलझने लगा। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि भाई क्योंकि सिर्फ यूएस के पास गोल्ड काफ़ी मकदार में है, यूएस ये प्रॉमिस करेगा कि वो इस रेशो से ज़्यादा डॉलर नहीं छापेगा और इस रेट पर अपने डॉलर को पेग्ड रखेगा गोल्ड के साथ, और सारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो यूएस डॉलर के ऊपर चलेगा। लेकिन यूएस ने भी नोट छापना शुरू कर दिए क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी। जब यूएस डॉलर को दुनिया की ज़्यादातर पावरफुल कंट्रीज़ ने अपना रिज़र्व करेंसी तस्लीम कर लिया, एक वर्ल्ड की रिज़र्व करेंसी बन गई यूएस डॉलर, तो उसकी डिमांड बढ़ी तो यूएस ने भी एक्स्ट्रा छापना शुरू कर दिया। जब मुल्कों को पता चला कि ये लोग एक्स्ट्रा छाप रहे हैं, तो एक पॉइंट पर आई थिंक लेट 60s में जाकर ख़ासतौर पे फ्रांस ने डिमांड करना शुरू किया कि हमारा गोल्ड वापस करो, ये इतने डॉलर लो और हमारा गोल्ड वापस करो। तो कुछ तो उन्होंने वापस कर दिया। देन दे रियलाइज्ड कि यूएस वाले अगर इसी तरह गोल्ड देते रहे तो उनके पास गोल्ड बचेगा नहीं। तो यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन जो हैं, उन्होंने 15 अगस्त 1971 को ये ऑर्डर निकाल दिया कि अब हम डॉलर के बदले सिर्फ डॉलर देंगे, गोल्ड नहीं देंगे। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम दुनिया की सारी करेंसीज फ्लोटिंग हो गई, यानी ये कि गोल्ड लिंकेज ख़त्म हो गया। तो आज आप यकीनन नोट ले जाकर, डॉलर ले जाके, रुपए ले जाके आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं ओपन मार्केट में। इवन कहीं कहीं बैंक्स बेचते हैं, बट वो गोल्ड आप मार्केट रेट पे ख़रीदते हैं। आप उसको ये नहीं होता कि मेरे बचपन में गोल्ड 100 रुपये तोला आता था तो आज भी 100 रुपये तोला आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आज का जो रेट है उस रेट से आपको आज गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो गोल्ड की प्राइस भी बढ़ गई, सिल्वर की भी बढ़ गई, जूतों की भी बढ़ गई, बकरियों की भी बढ़ गई, मुर्गों की भी बढ़ गई। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप आज से 1000 साल पहले भी देखेंगे, मोटा मोटा, इट्स नॉट समथिंग कि आप हर साल और हर महीने और हर दिन उसको कैलकुलेट करते रहें, लेकिन मोटा मोटा हर 10 साल में अगर आप चेक करेंगे, 10 साल का, 20 साल का एक रिप्रेजेंटेटिव टाइम को ही निकालेंगे, तो बाय एंड लार्ज आप उसमें ये पाएंगे कि एक चांदी के सिक्के में एक मुर्गा मिलता था, कंट्री चिकन, और एक सोने के सिक्के के बदले में एक अच्छा तगड़ा बकरा मिलता था। ये आपको 1000 साल पहले भी मिलता था, ये आपको आज भी मिलता है, ये आपको बाद में भी मिलता रहेगा, बिकॉज दैट इज़ हार्ड करेंसी। लेकिन ये नोट जो हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से हटके इवन जो ओरिजिनल अमाउंट है आज की तारीख में, वो भी लोन के बेसिस पे होता है। तो आपकी कंट्री जो है, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट एक लोन का नोट भेजती है, एक बॉन्ड भेजती है रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक उसके बदले में उसको उतना रुपया
उधार दे देता है और वो बॉन्ड्स वो कमर्शियल बैंक्स को बेच देता है। कमर्शियल बैंक्स वो खरीद लेती हैं और प्रिज्यूमिंग 5% रिजर्व कैश रिजर्व बैंकिंग, उससे 20 गुना ज़्यादा वो आपको हमको लोन दे देते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये गोल्ड या सिल्वर पे नहीं है, ये सिर्फ लोन पे है। और ये सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन पे है कि जब मैं या आप लोन वापस करेंगे या हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे और गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसों में से वो लोन वापस करेगी, दैट विल बी अ हायर अमाउंट। जितना लिया था उससे ज्यादा अमाउंट हम वापस करेंगे। तो इसके बेसिस पे, इंटरेस्ट के प्ले के बेसिस पे ये सिस्टम चल रहा है, लोन के बेसिस पे ये सिस्टम चल रहा है। आज की तारीख पर जो करेंसी है वो गारंटीड गोल्ड पर नहीं है, वो लोन पर गारंटीड है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप लोन अदा कर सकते हैं करेंसी में वैल्यू रहती है। जब आप लोन अदा नहीं कर सकते तो इस फियाट करेंसी में, फियाट मतलब जो किसी के हुक्म से चलाई गई हो, कोई वैल्यू बाकी नहीं रहती, क्योंकि इसमें कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। जैसे सोना अगर है, सोने का सिक्का है, उसकी इनहेरेंट वैल्यू है, यानी वो मौजूद है, गायब नहीं होगा। लेकिन ये जो लोन है ये तो गायब हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए लोन लिया है और अगर मुझसे कोई जो सामान मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं वो ले नहीं रहा है, तो किसी पॉइंट पर मैं दिवालिया हो जाऊंगा तो लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा, लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा तो उतने रुपए गायब। तो बैंकिंग सिस्टम जो है ये इस तरह से चलना इसका मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो हमने देखा कि हमने कोविड-19 से शुरू होकर जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पर और हमारी अपनी जेब पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरह मनी के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है और किस तरह आज जो रुपया चलता है वो कैसे चलता है उससे लिंक्ड है। इससे आगे की हम बात अगले सेशन में करेंगे।